प्राइम टाइम के हर न्यूज एलिमेंट की ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आइए सबसे पहले बताता हूं कि आज क्या क्या है जो आप प्राइम एट 4 में देखने वाले हैं। आज आपको दिखाएंगे मंगलसूत्र, मुगल और मुसलमान, थर्ड गियर में चुनावी घमासान कैसे पहुंचता जा रहा है। इसके अलावा अतीक, अशरफ और मुख्तार कैसे बने सपा के चुनावी सुपरस्टार, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा मोदी बहुत कॉन्फिडेंट, 400 पार, 100%। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी के सबसे बड़े इंटरव्यू के सबसे बड़े पॉइंटर्स आपके सामने होंगे। और साथ ही भारत के दुश्मन ट्रूडो के दोस्त कनाडा की नीयत में खोट, ये क्यों कह रहे हैं हम, पूरी खबर डिटेलिंग के साथ आपके सामने होगी। लेकिन पहले प्राइम एट 4 का ये अहम एलिमेंट देखिए। उस विवादित बयान के साथ प्राइम एट 4 की शुरुआत करता हूं जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को सुलगा दिया है। मुरादाबाद में अखिलेश के मंच से विवादित बयान आया। एसपी नेता मोहम्मद फहीम ने मुस्लिमों को भड़काया, अतीक, अशरफ, मुख्तार के नाम पर मांगे वोट। अखिलेश के मंच पर आने से पहले दिया विवादित बयान। अखिलेश वहां मंच पर आने वाले थे, इससे पहले ये नेताजी वहां पहुंचे और उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने रखने वाला हूं। माफियाओं के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और वो भी मंच से। देखिए जरा, ये जो नाइंसाफी और जुल्म है उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। और कब्र पर जो मिट्टी दी जाए उसकी भी जो परमिशन मंगवाने वाली सरकार है, उस राज को दफनाने के लिए वोट करें। और इस बीच जियाउर रहमान बर्क ने भी माफिया के नाम पर मांगे वोट। यूपी के संभल से सपा उम्मीदवार हैं जियाउर रहमान। अतीक, मुख्तार और शहाबुद्दीन के नाम पर इन्होंने भी वोट मांग लिए। बर्क ने माफिया की कसम देकर वोट मांगे। देखिए जरा, याद रखना, जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। मैं अपनी बात यही खत्म कर रहा हूं। और आरक्षण के बहाने ओवैसी एक तरफ हमलावर हैं और देखिए क्या क्या बातें कही जा रही हैं। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। तेलंगाना पहुंची है दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम। अब तक 5 लोगों की पहचान की गई है। तेलंगाना के सीएम को नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस। सीएम रेवंत रेड्डी ने वीडियो का जिक्र अपने भाषण में किया था और इस एडिटेड वीडियो को लेकर अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन उधर आरक्षण को लेकर और क्या बातें कही गई हैं, ओवैसी ने इसमें क्या तड़का लगाया है, वो भी आगे आपको दिखाने वाला हूं। अमित शाह के एडिटेड वीडियो के मामले में हैदराबाद में केस दर्ज हो गया है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने यह केस रजिस्टर कराया है। तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी यूनिट ने यह केस दर्ज कराया है। फर्जी वीडियो का रेफरेंस देते हुए बातें कही गई। अब इसके संदर्भ में कार्रवाई शुरू हो गई। अमित शाह के डीप फेक वीडियो के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस को दलित, ओबीसी विरोधी करार दिया है। कांग्रेस हमेशा आरक्षण विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी, संविधान विरोधी और अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी विरोधी रही है। ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है और मैं बार बार दोबारा कहता हूं कि ये पार्टियां, स्पेशली जिसको कांग्रेस लीड कर रही है, ये संविधान विरोधी, दलित, एसटी और ओबीसी विरोधी। और आगे आपको दिखाएंगे इंदौर में सूरत पार्ट 2। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से ये बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने रख रहा हूं। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एक बड़ा हादसा हुआ है। नदी में कार गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों को रेस्क्यू किया है। 2 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोनमर्ग में गगनगैर इलाके में श्रीनगर लेह हाईवे पर एक कार सिंध नदी में गिर गई। कार में कुल 9 लोग सवार थे।
सभी पर्यटक कश्मीर से बाहर के बताए जा रहे हैं। और इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस कैंडिडेट ने इंदौर सीट से नामांकन वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस कैंडिडेट अक्षय कांति बम एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ नजर आए। उनकी तस्वीर सामने आई, वो तस्वीर भी हम आगे आपको दिखाते हैं। ये हैं अक्षय कांति बम, कांग्रेस के निशान पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, नामांकन वापस लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गरिमा के पतन में जन्म लेने वाली निर्लज्ज राजनीति है ये। अवसरवाद, घटियावाद, निर्लज्जता और धोखे की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि देश की जनता को और राजनीतिक दलों को ऐसी राजनीति पर लगाम लगाना चाहिए। इसकी हालत ये हो गई कि अब उम्मीदवार भी नहीं रहना चाहते। कुछ तो शर्मा शर्मी में बने, लेकिन इंदौर के उम्मीदवार ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब ये कांग्रेस है कि जिसके उम्मीदवार का भी भरोसा अब कांग्रेस में नहीं है, मोदी जी में है, भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। और इंदौर सीट से नाम वापसी के बाद कांग्रेस में हड़कंप है। अक्षय कांति के नाम वापसी के बाद वैकल्पिक उम्मीदवार पर मंथन चल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निर्दलीय कैंडिडेट की लिस्ट मांगी है। अब वहां से जो निर्दलीय लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी को समर्थन के बारे में कांग्रेस की तरफ से सोचा जा रहा है। दरअसल ये कोई पहले सोलापुर में इंडी गठबंधन पर बरसे पीएम मोदी। पीएम ने कहा इंडी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। बिहार के झंझारपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा इंडी गठबंधन सपने तक में नहीं जीत सकता। इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कि इंडी अलायंस अगर जीतता है तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नेता है क्या? जरा जोर से बोलो है। मुझे बताओ, ये लालू यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? स्टालिन जी देश संभाल सकते हैं क्या? ममता बनर्जी संभाल सकती है क्या? ये राहुल बाबा के बारे में दूर दूर से भी सोच सकते हैं क्या? और प्राइम एट 4 में अगली खबर यह कि राहुल गांधी के राजाओं वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी पर सीएम योगी का निशाना, कहा राहुल को इतिहास के बारे में पता ही नहीं। राहुल ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा था। राहुल को मुगलों के अत्याचार की याद नहीं आती। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। जब मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मुझे याद आता है कि जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। लेकिन राहुल जी को कभी मध्यकाल के मुगलों के वे अत्याचार याद नहीं आए, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। और आगे आपको दिखाएंगे आज किन दिग्गजों ने किया नामांकन, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देखिए। वाराणसी में राजघाट पुल के पास कार में आग लग गई। चलती कार में आग लगने से यहां आसपास हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने जलती हुई कार से कूदकर अपनी जान बचाई। भयावह लपटों में पूरी कार स्वाहा हो गई। सड़क पर काफी देर तक इस घटना की वजह से जाम भी लग गया। और आज भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ से नामांकन किया, स्मृति ईरानी ने अमेठी से,
नामांकन से पहले दोनों नेताओं ने रोड शो किया। पुरी से संबित पात्रा ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। अगर राहुल जी यहाँ पर सांसद होते तो कभी भी कोविड की वैक्सीन हर गरीब तक पहुँचती नहीं। अगर राहुल जी यहाँ पर सांसद होते तो कभी भी जनता को मुफ्त का राशन मिलता नहीं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में भी राहुल जी सांसद होते तो उन्हीं के दलाल यहाँ पर न सिर्फ अनाज खा जाते, बल्कि ये गौरीगंज ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कांग्रेस के जब सांसद थे मिट्टी का तेल भी खा जाते थे। लेकिन एक बार फिर से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी उतर सकते, क्योंकि वायनाड में इलेक्शन हो गया है। प्रियंका भी आ सकती हैं, राहुल भी आ सकते हैं यहाँ से। ये क्षेत्र दोनों को देख चुका है। ऐसा नहीं कि हम अचंभित होंगे अगर दोनों में से कोई भी यहाँ प्रत्याशी बने। आपको याद दिला दूं 2022 में जब यहाँ पर विधानसभा का चुनाव था तब राहुल जी प्रियंका जी दोनों की कई संयुक्त यहाँ पर मीटिंग्स हुई थी। हमारे यहाँ 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में कांग्रेस की तब जमानत जब्त हुई। 5वीं विधानसभा में भी कांग्रेस नहीं, उसमें हम जीते, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश पासी जीते। तो ऐसा नहीं है कि राहुल और प्रियंका का यहाँ आना लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। इनफैक्ट लोगों को यहाँ आदत है कि 5 साल में वो चुनाव के वक्त ही दिखते हैं। लेकिन लोग ये कहते थे कि जब आप हार गई थी 2014 में, उसके बाद भी लगातार आते नहीं, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए। फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बोला जाता था कि आप बाहर की हैं। अब आपने, हम जिस मकान में खड़े हुए यहाँ पर आपने मकान भी बना लिया, आप यहाँ पर रहती भी हैं, लोकल रेजिडेंस हो गई हैं। तो ये जो बाहर की बात लोग करते थे, अब क्या है? ये हास्यास्पद है। जिस कांग्रेस पार्टी का गठन ही एक विदेशी व्यक्ति ने किया, जिस कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी जो मूलतः भारत देश में जन्मी नहीं थी, उनको वर्षों वर्ष तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखा, उस पार्टी के लोग अगर किसी और पर बाहरी भीतरी का ताना ना ही कसें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि अमेठी में मेरा घर होना मेरा एक जनता के प्रति संकल्प था, एक वादा था जिसको मैंने पूरा किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए नामांकन और रोड शो का, जैसे मैंने आपको बताया, दिन रहा। एक तरफ जहां लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी के रोड शो में लोगों का हुजूम था। पुरी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा ने भी रोड शो किया और उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के रोड शो में भी आज बड़ी भीड़ देखने को मिली। और पिछले कुछ महीनों से संबित पात्रा टीवी डिबेट्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसकी वजह है उनका लगातार पुरी में जमा रहना। पुरी लोकसभा सीट पर इस बार एक पूर्व आईपीएस अरूप पटनायक और संबित पात्रा के बीच मुकाबला रहने वाला है। बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर संबित पात्रा पहले पेशे से डॉक्टर रहे, जबकि बीजेडी उम्मीदवार अरूप पटनायक मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। तो यहां कुछ लोगों का मानना है कि मुकाबला ट्रायंगुलर रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट फाइट जो आपको देखने को मिलेगी वो असल में संबित पात्रा और अरूप पटनायक के बीच में देखने को मिलेगी। और यहां 2019 के संसदीय चुनाव में पुरी लोकसभा सीट पर कांटेदार मुकाबला हुआ था। बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने बीजेपी के संबित पात्रा को कड़े संघर्ष में हराया था। पिनाकी मिश्रा 11,714 मतों के अंतर से जीते थे। पिनाकी मिश्रा को 5,38,321 वोट मिले थे और बीजेपी के नेता संबित पात्रा के खाते में 5,26,607 वोट्स आए थे। मतलब मार्जिन बहुत कम था और इस बार संबित पात्रा उलटफेर कर सकते हैं। और इस बीच अमेठी से एक बड़ी खबर, अमेठी में हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का विरोध किया है। नामांकन दाखिल करने जा रही स्मृति ईरानी का विरोध किया। यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुभम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन था। विरोध से नाराज भाजपाइयों ने कांग्रेसियों को पीट दिया, ऐसी खबर भी आ रही है। एक तरफ अमेठी में स्मृति के खिलाफ कांग्रेस का गुस्सा फूटा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले विरोध हुआ। गुजरात के पाटन में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी के विरोध में यहां काले झंडे लहराए गए। राजा महाराजाओं पर राहुल के बयान का विरोध किया गया। और आगे आपको दिखाने वाले हैं प्राइम एट 4 में 2 फेजेस के चुनाव के बाद पीएम मोदी का टाइम्स नेटवर्क को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उसके पहले एक नजर देश की अहम पॉलिटिकल खबरों पर क्विकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 2 फेज की वोटिंग के बाद सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने कहा 400 प्लस सीटें जीतेगी बीजेपी। टाइम्स नेटवर्क को पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। उन्होंने कहा 400 से ज्यादा सीटें
जीतने वाले हैं हम। चुनाव के 2 फेज बीतने के बाद भी क्या आपको 400 पार करने की उम्मीद है? लोगों का जो साथ हमें मिल रहा है, उसी वजह से उम्मीद है कि हम 400 पार कर पाएंगे। देश में SC, ST और OBC के अधिकारों को बचाने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से संविधान बदलने के आरोप के बारे में भी सवाल किया गया, और इस पर पीएम मोदी ने क्या कहा वो सुनिए। विपक्ष कह रहा है कि आप 400 सीट इसलिए जीतना चाह रहे हैं क्योंकि आप संविधान बदलना चाहते हैं। विडंबना है कि संविधान बदलने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। सीएम के दौर से मेरे काम को आपको देखना चाहिए। ये गलत है कि कोई इल्जाम लगाए और आप उसे सही मानकर मुझसे सवाल पूछने लग जाए। और इस बीच दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। लवली ने कहा, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया गया, मैं कभी भी लोकसभा उम्मीदवार नहीं था। अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा कि ये लोग अगर रहने देंगे तो कांग्रेस में रहूंगा। नाराजगी किस बात की? क्योंकि आपके पक्ष में भी नेता बोल रहे हैं, आपके विपक्ष में भी नेता बोल रहे हैं, और दोनों ही कांग्रेस पार्टी के ही नेता बोल रहे हैं। ये बड़ा दिलचस्प। आप पार्टी वाले भी बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि एक तो कोई नाराजगी इस बात को लेके नहीं है कि अलायंस हुआ, मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। अगर आप मेरा खत पढ़ेंगे गौर से तो मैंने वहां ये लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के, मैं तो अपना बता रहा था कि मैंने किस तरीके से काम किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मूल भावनाओं के खिलाफ जाके अलायंस का फैसला करने दिया। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या ये सही नहीं है कि अजय माकन ने शीश महल पे और शराबबंदी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी तो ट्रेजरर भी हैं। क्या ये सही नहीं है कि शराब घोटाले की FIR जो है हमारे अनिल चौधरी जी ने दाखिल कराई थी? क्या ये सही नहीं है कि संदीप दीक्षित ओपनली अलायंस का विरोध कर रहे थे? और कर्नाटक के कथित सेक्स स्कैंडल मामले में राजनीतिक बवाल बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में कथित सेक्स सीडी मामले में सियासी बवाल हो रहा है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रास्ते को रोका। जेडीएस पर रेवन्ना को निष्कासित करने का दबाव बढ़ गया है। कर्नाटक की धरती पर हासन से जेडीएस के सांसद जो भाजपा के अभी संयुक्त उम्मीदवार हैं, प्रज्वल रेवन्ना, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महिला अपराध के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये नेता देश से फरार हो चुके हैं, और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा। और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन तहस नहस करने के बाद ये आदमी देश छोड़कर भाग गया है। डिवाइडर से वो जा टकराई और इस खौफनाक हादसे में एक पुलिस वाले की जान चली गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। एसआई बाइक से प्रगति मैदान की तरफ से होकर जा रहे थे, तभी उनकी स्कूटी फिसली और वो डिवाइडर से जा टकराए। आनंद फानन एसआई साहब को दाखिल कराया गया। और ये पहला मामला नहीं है जब प्रगति मैदान टनल में कोई हादसा हुआ। 11 महीने पहले भी ऐसे हादसे में एक शख्स की जान चली गई। इस टनल की डिजाइनिंग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। बार बार हो रहे हादसों को लेकर बातें होती रही हैं और टनल की डिजाइनिंग को उसमें जिम्मेदार माना जाता रहा है। डिजाइनिंग में खामियों का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बारिश के दौरान यहां पानी भर गया था और इसकी वजह से टनल के फाउंडेशन में दरारें भी आ गई थी। कहा जाता है कि टनल में लगा आपातकालीन कॉल सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता। पीडब्ल्यूडी टनल में खामियों को लेकर इससे बनाने वाली कंपनी को नोटिस भी जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक हादसे होते ही चले जा रहे हैं।